नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी और आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। जैसा कि दोस्तों, आज हम घटना चक्र की इस सीरीज के अंतर्गत रेलवे की परीक्षाओं में जीव विज्ञान से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको इसमें कवर करने वाले हैं। इसका उद्देश्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर किया जा सके, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और साथ ही में दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका तथा आनुवंशिकता के कुछ पॉइंट के बारे में जानेंगे। आइए तो इनको देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा राइबोसोम में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है, किंतु यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों, यह क्लोरोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग तकनीकी का प्रयोग किसका करता है, तो यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था, तो फ्रेडरिक हाफ मिस्चर ने डीएनए को अलग किया था। नेक्स्ट पॉइंट है जातीयता, कुल परंपरा, पोलियो तथा वंशावली में से डीएनए परीक्षण के संबंध में कौन विषम है, तो इनमें पोलियो विषम होता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो केवल समसूत्रण विभाजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की है, खोज की गई है, तो होमो नेलेडी की खोज की गई है। जैव आवर्धन या जैव संचय का क्या कारण है, तो आर्गेनोक्लोरीन होता है। कौन सा वह विचार है कि नए प्रजातियों का विकास उनके पारिभाषिक लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है, तो यह उत्परिवर्तन कहलाता है। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है, तो वह HCl होता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और आनुवंशिकता के नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है आमतौर पर वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, यह एक प्रकार का आनुवंशिक रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, यह सेल होती है, जिसे कोशिका कहते हैं। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है, जिसे यूजेनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आनुवंशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है, इसे पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी कहते हैं। दोस्तों, अभी हमने इसमें इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा जो वन लाइनर में दिए गए थे। अब हम चलते हैं इसके वैकल्पिक प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, हैदराबाद में है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र हैदराबाद में स्थित है। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं, जिससे और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। कोशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, जिसे सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, का केंद्र जो कोशिका के सूक्ष्म अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है, यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अतः CDFD कहाँ पर अवस्थित है, तो यह हैदराबाद में स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है,
क्योंकि उसमें क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात इनमें उपर्युक्त सभी होता है। अर्थात कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते हैं, तारक केंद्रक होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, अर्थात इसका सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दो एवं चार सही है। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो एम जे स्लाइडेन और टी स्वान ने कोशिका की अवधारणा को दिया था। आगे बढ़ते हैं। एम जे स्लाइडेन तथा टी स्वान नामक वैज्ञानिकों ने सन 1839 में कोशिका सिद्धांत अर्थात सेल थ्योरी दिया था, जिसके अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया की खोज की थी, जबकि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। दोस्तों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन इसका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो ऑप्शन ए सही है, जिसे प्रोटीन कहते हैं। यह शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। आइए इसके विस्तृत पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोटीन कोशिकाओं तथा ऊतकों के संरचनात्मक भाग बनाते हैं तथा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीनो अम्ल होती है। अर्थात अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल होती है, जिसे अमीनो एसिड कहते हैं। प्रोटीन वास्तव में अमीनो एसिड की श्रृंखला होते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो दोस्तों 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। इन 20 अमीनो एसिड्स में से 10 का संश्लेषण लीवर यानी कि यकृत के द्वारा होता है तथा 10 को आहार में उपस्थित होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमीनो अम्ल कहाँ पर मिलते हैं? कि यह प्रोटीन में मिलते हैं, क्योंकि अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। प्रोटीन वस्तुतः अमीनो अम्ल से बने होते हैं। मानव शरीर को लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिनमें से लगभग 10 का मानव शरीर स्वयं संश्लेषण कर लेता है एवं शेष 10 उसे भोजन द्वारा प्राप्त करने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग विभिन्न अमीनो अम्लों से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोसोम्स में होता है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के प्रेषण या संचरण यानी कि ट्रांसमिशन को आनुवंशिकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन परिवर्तन किसमें होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डीएनए में ही जीन परिवर्तन होता है। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं, जिससे और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। डीएनए में आनुवंशिक विशेषताएं जीन के कारण ही होती हैं। जीन आनुवंशिक गुणों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल बाग ने किया था। अर्थात डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कार्ल बाग ने किया था। डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन आर्थर कार्लबर्ग ने किया था, इसीलिए इनको वर्ष 1959 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है?
यह 46 होती है और 23 के जोड़े में होती हैं। इस प्रकार कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मानव शरीर की कायिक कोशिकाओं यानी कि सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों की संख्या 46 अर्थात यह 23 के जोड़े में होती है, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं तथा 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। आपसे पूछा जाता है कि लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है कि 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। क्रोमोसोम को ही आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है, आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी कि जीनेटिक्स कहा गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू बेटसन के द्वारा। आनुवंशिकता के विज्ञान को जीनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी का नाम डब्ल्यू बेटेसन ने वर्ष 1906 में दिया था। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को ही आनुवंशिकी यानी कि जीनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिका किससे संबंधित होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह आनुवंशिकता से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 15 है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, अर्थात यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। आरएनए इसका पूर्ण रूप होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। आरएनए कोशिका के अंदर संदेश वाहक का भी कार्य करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो दोस्तों राइबोसोम यानी कि राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। कोशिका में यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। यह या तो कोशिका में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, यह अंतःप्रद्रव्य जालिका अथवा नाभिक कला के साथ संयुक्त होते हैं और इसकी खोज जंतु कोशिका में जॉर्ज पेलेट ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, कह रहा है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लाइसोसोम यानी कि विकल्प सी को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह लाइसोसोम होता है। आइए लाइसोसोम के बारे में जान लेते हैं। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग कहा जाता है। इसकी खोज सी डी डोए ने की थी। इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना है। लाइसोसोम का निर्माण गाल्जी काय में होता है। निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिन्हें आनुवंशिक कोड की व्याख्या करने तथा प्रोटीन संश्लेषण में जीनों के कार्य निर्धारित हेतु वर्ष 1968 में एम डब्ल्यू नेरेनबर्ग तथा आर डब्ल्यू हॉली के साथ संयुक्त रूप से चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, जेनेटिक कोड की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर 20 है, डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, डीएनए की मूल इकाई न्यूक्लियोटाइड्स है। डीएनए की प्रत्येक चक्करदार रचना में 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक अम्ल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पर सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, खोज और उनके वैज्ञानिकों के साथ इसका मिलान करना है। तो यहाँ पर ए है, डीएनए संरचना की खोज किसने किया था? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, अर्थात वाटसन और क्रिक ने। तो ए का तीन सही है।
बी का ए बी ओ रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो बी का चौथा सही है। सी है जंपिंग जीन, इसकी खोज किसने की थी? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। बार बरा मैलिन टॉक ने खोज की थी, अर्थात सी का दूसरा सही है। और डी है रेग्युलेटरी जीन, इसकी खोज किसने की थी? इसका पहला सही है, जैकब और मोनोड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संरचना डबल हेलिक्स मॉडल वर्ष 1953 में वाटसन और क्रिक ने दी थी। ए बी ओ रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने वर्ष 1902 में की थी। जंपिंग जीन की खोज बारबरा मैकलिनटॉक ने वर्ष 1940 में मक्के के पौधे में की थी। रेग्युलेटरी जीन की खोज जैकब और मोनोड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो दोस्तों वाटसन और क्रिक ने दिया था। ऑप्शन डी सही है। वर्ष 1953 में प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका नेचर में छपे एक लेख में जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने पहली बार डीएनए की द्विकुंडलाकार अर्थात डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, 5x174 बैक्टीरियोफेज में मिलते हैं। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। तो एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु पाए जाते हैं बैक्टीरियोफेज 5x174 तथा S13E कोलीफेज विषाणु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जांच एक बच्चे के पिता का पितृत्व निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जीन का आकार होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जीन का आकार सर्पाकार होता है। ऑप्शन बी सही है। जीन यानी कि जीन्स प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स में विद्यमान वंशागति की इकाइयां होती हैं। प्रत्येक कोशिका में हजारों जीन होते हैं। जीन डीएनए के बने होते हैं। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया और यह सर्पाकार होता है। किसी आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, इसे जीन बस्ती कहते हैं। किसी आबादी में जीनों के कुल योग को जीन बस्ती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में पहले किसे बनाया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को सबसे पहले बनाया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को वर्ष 1973 में बनाया गया, जबकि चूहे को इस विधि द्वारा वर्ष 1974 में बनाया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह डैश है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, यह प्लाज्मा झिल्ली होती है। एक कोशिका साइटोप्लाज्म प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी रहती है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है? तो दोस्तों कौन सी कोशिका जो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है वह माइकोप्लाज्मा होती है। सी ऑप्शन सही है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। इसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। कोशिका के चार अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, तो वह होता है लवक। ऑप्शन नंबर डी सही है। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में महत्वपूर्ण अंतर यही है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है
किंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा अंतर यह है कि हरे पौधों की वनस्पति कोशिका में लवक यानी कि प्लास्टिड पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। और यह तीन प्रकार का होता है: हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, अवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, और तीसरा है वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? यह कोशिका भित्ति की उपस्थिति से स्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 32 है, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऑटोगोमी यानी कि स्वयुग्मन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार प्रकार के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे ऑटोगेमी यानी कि स्वयुग्मन कहा जाता है। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये सभी इन सभी के द्वारा। तो आइए इन विकल्पों के बारे में जान लेते हैं। तो ए है स्टोमेटा के द्वारा, बी है लेंटिकल्स के द्वारा, सी है क्यूटिकल के द्वारा। अर्थात पौधों में गैसों का विनिमय इन सभी के द्वारा होता है। पौधों में गैसों का विनिमय स्टोमेटा, लेंटिकल्स तथा क्यूटिकल तीनों के द्वारा होता है। स्टोमेटा पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र होता है। लेंटिकल्स टहनी व शाखाओं के छाल में, जबकि क्यूटिक अधिकांश पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोनिंग पद निम्नलिखित से संबंधित होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जनन विज्ञान से संबंधित है। क्लोनिंग यह जनन विज्ञान से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है या पिता पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं जिससे और अधिक क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों का लिंग मुख्य रूप से पिता के एक्स या वाई क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों, आग इसके लिए आवश्यक नहीं है, हवा आवश्यक है, पानी आवश्यक है, कीट आवश्यक होते हैं, लेकिन आग की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 37 है, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है तो वह ग्लूकोज लिया जाता है, क्योंकि यह तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज को लिया जाता है। ग्लूकोज के एक अणु के शोषण से 36 एटीपी अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे कि ग्लूकोज के एक अणु के शोषण से 36 एटीपी अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। कोशिका गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? यह न्यूक्लियस के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कोशिका की गतिविधियों पर नियंत्रण केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के द्वारा होता है। यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यह माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। माइटोकांड्रिया को पौधा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकांड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसके एंजाइम द्वारा कोशिकीय शोषण होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, आनुवंशिक इकाई है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आनुवंशिक इकाई जीन होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वह अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उनका स्थानांतरण करती हैं, जीन कहलाती हैं। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है, अर्थात इसी से हमारी आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी होती है। जैसे हमारे बालों का रंग क्या होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, या हमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम शक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब
तो प्रायः एक ही लिंग के होता है। इसका सही ऑप्शन सी होगा। हम शक्ल जुड़वा का जन्म एक ही प्रसव के समय एक ही भ्रूण के द्वारा होता है। ये प्रायः एक ही लिंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता, जीवों की विभिन्नताओं एवं गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो दोस्तों ऊतक विज्ञान में ऊतकों का अध्ययन होता है। ऑप्शन ए सही है। ऊतक विज्ञान में ऊतकों की उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ऊतक है एक तो समान कोशिकाओं का समूह होता है। दोस्तों ऊतक क्या है? यह समान कोशिकाओं का एक समूह होता है। ऑप्शन सी सही है। ऐसी कोशिकाओं के समूह जो संरचना, आकृति, उत्पत्ति एवं कार्य में एक समान होते हैं उन्हें ऊतक कहा जाता है। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह मेंडल ने किया था। ऑप्शन बी सही है। मेंडल के आनुवंशिकता के तीन नियम हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं, उनमें से एक है। इस नियम के अनुसार जोड़े के जीन युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और युग्मक में जोड़े का एक ही जीन पहुंचता है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की संख्या के स्थिर बने रहने से संबंधित है? वह होता है प्रजनन। ऑप्शन सी सही है। वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपने अपनी संख्या में वृद्धि करता है। प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन कहलाता है। प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग तथा जीव विशेष के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं। प्रजनन के माध्यम से प्रत्येक जीवधारी अपने समान जीवों को पैदा करता है तथा अपनी संख्या को स्थिर बनाए रखने में सक्षम होता है। संयोजी ऊतक डैश से निकलते हैं या ईसोडर्म से निकलते हैं, अर्थात इसको मध्यजन स्तर कहते हैं। प्रारंभिक भ्रूण में एक्टोडर्म और एंडोडर्म स्तरों के बीच में मीसोडर्म या मध्यजन स्तर होता है। मीसोडर्म मीसोडर्म से ही संयोजी ऊतकों का निर्माण होता है। वसा ऊतक इनमें से किसमें उपस्थित होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही है। सब क्यूटेनियस लेयर में उपस्थित होते हैं। वसा ऊतक यानी कि एडिपोड टिश्यू विशिष्ट प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। प्रश्नोत्तर विकल्पों में ये सब क्यूटेनियस लेयर में उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अनलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? यह बाइनरी विखंडन कहलाता है।
यानी कि जीव विखंडन कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं, उसे बाइनरी विखंडन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव में केंद्रकीय डीएनए के एक कोड सेट को क्या कहा जाता है? उसे जीनोम कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। किसी जीव में केंद्रकीय डीएनए के एक कोड सेट को जीनोम कहते हैं। इसके तहत डीएनए में उपस्थित चार तत्वों एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा थाइमिन के क्रम का पता लगाया जाता है। इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर कार्य किया तथा वंशानुक्रम के मूलभूत नियमों की खोज की। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया? यह ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। ये ऑप्शन सही है। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? यह प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने, अर्थात प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकिंजे ने दिया था। डी ऑप्शन सही है। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1839 ईस्वी में जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने सजीव कोशिकाओं के लिए किया था। प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव भी कहा जाता है। कोशिका द्रव और केंद्रक सहित कोशिका के सभी भाग मिलकर प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा पशु ऊतक का प्रकार नहीं है? अर्थात कौन सा जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है? वह ए ऑप्शन सही है। मेरिस्मेटिक टिश्यू या पशु ऊतक यानी कि जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है। तो जंतु ऊतक या पशु ऊतक में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक पाया जाता है, पेशी ऊतक पाया जाता है, त्वची ऊतक पाया जाता है, लेकिन मेरिस्मेटिक टिश्यू या पशु ऊतक में नहीं पाया जाता है। पशुओं यानी कि जंतुओं में मुख्यतः चार प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। त्वची ऊतक, इसको एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू, और संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इस प्रकार से मेरिस्मेटिक ऊतक पशु ऊतक का प्रकार नहीं है। निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? तो दोस्तों, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, इनमें से सभी पशु ऊतक नहीं है। ऑप्शन डी सही है। इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? वह ऑप्शन सी सही है, कार्ल लिनियस को माना जाता है। कहा कि इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? वह कार्ल लिनियस को माना जाता है। स्वीडन के कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं यानी कि जीन्स के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? वह दो होते हैं। ऑप्शन सी सही है। जीन वंशागति की क्रियात्मक इकाई है, यह डीएनए पर स्थित होता है। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणु यानी कि जीन्स के दो प्रतिरूप मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशागति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? वह है बायोपिक्स का सिद्धांत। ऑप्शन डी सही है। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं, जिससे और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। आनुवंशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधों पर किया। उन्होंने अलग अलग गुणों वाले पौधों के बीच संकर कराया। उनका विरासत का सिद्धांत, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तीनों सिद्धांतों से बना है। पृथक्करण का सिद्धांत, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत तथा प्रभुत्व का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जात उद्भवन या जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती हैं में योगदान नहीं करता है? वह होता है अपसारी विकास। ऑप्शन बी सही है। अपसारी विकास
जाति उद्भवन में योगदान नहीं करता है। मानव जाति के आनुवंशिक मूल यानी कि जेनेटिक रूट्स कहाँ मौजूद होते हैं? यह अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। मानव जाति के आनुवंशिका मूल अफ्रीका महाद्वीप में मौजूद हैं। मानव विकास का अधिकांश हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप में विकसित हुआ है। शुरुआती इंसानों के जीवाश्म जो 6 से 2 मिलियन वर्ष पहले रहते थे पूरी तरह से अफ्रीका से आती हैं। पैलियो एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर आपको असत्य बताना है, तो वह है ऑप्शन सी। आइए देख लेते हैं। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात यह कथन असत्य है। अब सत्य कथन के बारे में जान लेते हैं। ए है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, यह सही है। बी है, पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, यह भी सही है। सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। डी है, जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, यह सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो कार का निरीक्षण करते हुए। ऑप्शन बी सही है। काक की पतली काट यानी कि स्लाइस के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रतीत होती है। वर्ष 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा। कोशिका यानी कि सेल लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा क्रमशः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य में जल, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ तथा झिल्ली नुमा कोशिकांग पाए जाते हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। अब हम दोस्तों कुछ क्वेश्चन को जानेंगे जो वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, जो कि परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयोजी ऊतक की कोशिका हिस्टामाइन स्रावित करती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आवश्यक होता है। रोजालिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए ह्यूगो डी ब्रिज उत्परिवर्तन, डब्ल्यू वाल्डेयर गुणसूत्र एवं लेविन ने राइबोज शर्करा का पता लगाया था। मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए चुना गया पौधा पाइसन सैटाइवम यानी कि मटर था, इसका वैज्ञानिक नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मूली सलजम यानी कि टर्निप गाजर को पेड़ों की जड़ से प्राप्त किया जाता है, अर्थात यह जड़ के अंतर्गत आते हैं। बैक्टीरिया कोशिका मूलतः एक पादप कोशिका है, अर्थात बैक्टीरिया जंतु कोशिका के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसीलिए बैक्टीरिया कोशिका मूलतः एक पादप कोशिका है। विषाणु को अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है। ब्रायोफाइलम, खमीर एवं हाइड्रा ये सभी जीव मुकुलन द्वारा पुनर्उत्पादित हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द्राक्षाद्रव यानी कि ग्रेप वाइन को किण्वन प्रक्रिया से बनाते हैं। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो श्रावण होता है। पौधों में जियोट्रॉपिक प्रक्रिया ऑक्सीजन के कारण होती है। पेड़ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं रहता है। आनुवंशिकता के अनुक्रम को आनुवंशिकी डब्ल्यू बैटेसन ने कहा था। एक जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है
क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आनुवंशिकता के सिद्धांत जीनों के कार्य और विनियमन आदि का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है जिसे आनुवंशिकी कहते हैं। किसी विशेष नस्ल के प्रत्येक ज्ञात सदस्य के मृत्यु हो जाने की प्रक्रिया को उसे विलोपन कहते हैं। स्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः रंध्र यानी कि स्टोमेटा के द्वारा होता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किगेलिया पिन्नाटा वृक्ष चमगादड़ों द्वारा परागित होता है। ट्रक फार्मिंग फलों एवं सब्जियों से संबंधित है। ट्रक फार्मिंग फलों एवं सब्जियों से संबंधित है। क्लोरोमाइसिटीन एंटीबायोटिक है। सर्पासिल ट्रैंक्विलाइजर एवं स्कार्बिकम विटामिन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है घनाकार एपिथेलियम की कोशिकाओं पर सामान्यतः सूक्ष्माणु पाए जाते हैं। अब हम इसमें जीवाणु विषाणु तथा लाइकेन से जितने प्रश्नों को पूछा गया उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साल्मोनेला राइजोबियम ई कोली तथा सीडोमोनास में से नाइट्रोजन बैक्टीरिया कौन सा है? वह राइजोबियम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब दूध खट्टा हो जाता है उसमें उत्पन्न होता है क्या? तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? वह लैक्टोबैसिलस है। हीमोफीलिया कैंसर रेबीज तथा गलसुआ में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? वह होता है रेबीज। एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती मच्छर के काटने से। पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी जॉर्ज साल के द्वारा। ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित किसके द्वारा की गई थी? तो अल्बर्ट साबिन के द्वारा। जीका वायरस मनुष्य में संचारित होता है किसके द्वारा या मच्छर के द्वारा? दूर के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस का वाहक क्या होता है या मच्छर होता है? पीला बुखार जिसे पीत ज्वर कहते हैं मुख्य रूप से इंसानों के बीच कैसे फैलता है? यह एडिज एजेक्टिव नामक मच्छर के काटने से फैलता है। चेचक के लिए टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने खोजा था। एन्यूरिज्म कार्डियोमायोपैथी डिप्थीरिया तथा मायोकार्डियल राप्चर में से कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? वह डिप्थीरिया जो कि दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही है। जोसेफ लिस्टर आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक माने जाते हैं। जोसेफ लिस्टर को एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। लुई पास्चर ने स्वतः जननवाद तथा पाश्चुराइजेशन की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बाकी तीन सुमेलित है तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सही है। जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का उपचार या इनसे संबंधित नहीं है। जो सही है उनके बारे में जान लेते हैं। तो जोन्स इस साल पोलियो के विरुद्ध टीका की खोज किए थे या तो सही है, बी सही है, सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था या सही है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के विरुद्ध टीकाकरण की खोज किया था या सही है। लेकिन ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक सर्जरी से संबंधित अन्य विकल्प सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? वह है तपेदिक। ऑप्शन ए सही है। तपेदिक यानी कि जिसे टीबी कहते हैं नामक रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है।
इसे एस्मा भी कहा जाता है। पीलिया यानी कि जॉन्डिस नामक रोग में पीला बिलोरुबिन रक्त में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है, क्योंकि पित्ताशय से पित्त वाहिनी में पित्त का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसमें त्वचा एवं आंखें पीली पड़ जाती हैं। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स वह इकोला वायरस के कारण होता है। मम्स यानी कि गल्स हुआ मम्स विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है यह किससे बनता है? यह कवक से बनता है। ऑप्शन सी सही है। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक यानी कि फंगस से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलियम नोटेमम तथा पेनिसिलियम क्रायोसोजेनम से प्राप्त किया जाता है, जो कि कवक का ही प्रकार है। इसकी खोज सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में की थी। अर्थात पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है। वे सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शैवाल और कवक या जिसे फंजाई कहते हैं। यह लाइकेन के सहजीवी होते हैं। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, जिसमें शैवाल और कवक शामिल होते हैं, जो कि सहजीवन व्यतीत करते हैं। लाइकेन के कवक घटक को माइकोबायन तथा शैवाल घटक को फाइकोबायन कहते हैं। लाइकेन पर्यावरण के लिए अत्यंत संवेदनशील भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? वह आपका हैजा हैजा जीवाणु के कारण होता है। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। तो हैजा, जिसे कालरा कहते हैं, वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है, जबकि चेचक स्मॉल पॉक्स वायरस से, पेचिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से तथा इन्फ्लुएंजा नामक संक्रामक रोग इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वायरस से फैलता है? वह है इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन ए सही है। यह वायरस से होता है। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। डिप्थीरिया रोग का कारण पोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु होता है। कॉलरा यानी कि हैजा रोग वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा, जिसे आमतौर पर फ्लू के नाम से जाना जाता है, एक विषाणु जनित रोग है। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? यह बैक्टीरिया तथा वायरस क्रमशः के कारण होती है। डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होती है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। ऑप्शन बी सही है। डिप्थीरिया कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया द्वारा तथा इन्फ्लुएंजा आर्थ्रोमिक्सो वायरस के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? वह है प्रतिजैविक। ऑप्शन बी सही है। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं और इनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? यह आपका कुष्ठ रोग है। ऑप्शन सी सही है। कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। मम्स नामक रोग लार ग्रंथि में विषाणु संक्रमण से होता है। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, मतलब किस वस्तु में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले नींबू है, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ए का 4 सही है।
उसके बाद बी है समुद्री शैवाल में क्या पाया जाता है, तो समुद्री शैवाल में एल्जिनिक अम्ल पाया जाता है। एक अर्थात बी का एक सही है। और सी आपका अंगूर है, तो अंगूर में आपका क्या पाया जाता है, अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, सी का बी सही है। डी आपका सिरका है, तो सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आपका डी का दो सही है। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त सूचियां निम्नवत सुमेलित है, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, समुद्री शैवाल में एल्जिनिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भी आपको कॉलम एक का कॉलम दो से मिलान करना है कि कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। यहाँ पर आपका ए है लैक्टिक अम्ल, ए का बी सही है। अर्थात लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है। बी का आपका फोर सही है। बी आपका एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है। सी है साइट्रिक अम्ल, सी का वन सही है। अर्थात साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है। डी का टू सही है। अर्थात ब्यूटारिक अम्ल किसमें पाया जाता है, या खट्टे मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, तो किसके द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, तो है बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा कर दिया जाता है। ऑप्शन बी सही है। दूध को लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया द्वारा दही यानी कि खट्टे में परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, मतलब जीवाणुओं को मारना नहीं, केवल जीवाणुओं को निष्क्रिय करना है। ऑप्शन सी सही है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, क्योंकि न्यून ताप -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस पर जीवाणुओं की वृद्धि तथा उपापचयी क्रियाएं कम हो जाने से ये निष्क्रिय हो जाते हैं। उस रोग का चयन करें जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। इसका सही आंसर होगा बी धनुर्वात, यानी कि टिटेनस, या एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है, बाकी सभी फैलते हैं, यानी कि रोहिणी या डिप्थीरिया, खसरा, कुपोषण ये सभी फैल सकते हैं। टिटेनस यानी कि धनुर्वात क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेशियों में संकुचन एवं प्रसारण नहीं हो पाता। यह एक असंक्रामक रोग है, अर्थात यह फैलता नहीं है। रोहिणी यानी कि डिप्थीरिया, खसरा एवं कुपोषण यह संक्रामक रोग होते हैं जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे फैल जाते हैं। एड्स वाले को आवश्यक रूप से HIV संक्रमण होगा ही से क्या तात्पर्य है, दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन सही है। यदि आपको एड्स है आपको HIV होगा ही, अर्थात HIV एक प्रकार का वायरस होता है जो केवल एड्स रोगियों में ही पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट है। एड्स का अर्थ क्या है, इसका सही आंसर सी है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, यह एड्स का पूर्ण रूप है। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूर्ण रूप है। एड्स रोग का विषाणु HIV होता है, अर्थात एड्स रोग का विषाणु यानी कि वायरस का नाम क्या है, उसे HIV कहते हैं। असुरक्षित यौन संबंध इस रोग का प्रमुख कारण है। संक्रमित सुइयों एवं रक्तदान द्वारा भी इसका फैलाव होता है। इस रोग के कारण मनुष्य में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इस रोग की जांच के लिए एलिसा टेस्ट तथा वेस्टर्न ब्लॉट किया जाता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स फैलता है तो यह शारीरिक संपर्क से फैलता है
ऑप्शन डी सही है। HIV संबंधित है या HIV एड्स से संबंधित है? डी ऑप्शन सही है। एड्स बीमारी में डी का क्या तात्पर्य है? यह डिफिशियंसी होता है। सी ऑप्शन सही है। एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जी डोयोडाइन यानी कि इजेटोथाइमिडीन या एड्स के प्रति दवा औषधि है। एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि जियोडोडाइन अजोटोथाइमिडाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासीटामॉल उपयोग में लाया जाता है? यह ऑप्शन ए सही है। शरीर के दर्द निवारण में पैरासीटामॉल का उपयोग किया जाता है। पैरासीटामॉल का उपयोग शरीर के दर्द निवारक तथा बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। इसे ज्वरनाशक दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? वह है पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक है। ऑप्शन सी सही है। पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में पेनिसिलियम नोटेटम एंड पेनिसिलियम क्रायोसोजेनम नामक कवक से की गई थी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेड हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किण्वक है या एक जैविक उत्प्रेरक होता है? डी ऑप्शन सही है। किण्वक एक जैविक उत्प्रेरक है। किण्वन की क्रिया कवक तथा जीवाणुओं द्वारा संपन्न की जाती है। किण्वन की क्रिया मीठे पदार्थों की घोल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर यानी कि चीज बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है? यह होता है रेनिन, अर्थात पनीर बनाने में रेनिन किण्वन का प्रयोग किया जाता है। पनीर बनाने में रेनिन एंजाइम किण्वन का प्रयोग होता है। किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर यानी कि ईस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो बी ऑप्शन सही है। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए खमीर या ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेड को बनाने के लिए खमीर यानी कि ईस्ट का प्रयोग ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख ईस्ट है सेकेरोमाइसीज सेरेविसी है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो ल्यूएन हाक ने। ऑप्शन बी सही है। जीवाणु की खोज हालैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूएन हाक ने सन 1676 में की थी। जीवाणु को वनस्पति कहा जाता है क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? उन्हें शैवाल कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को सल्गा यानी कि अलगाई कहा जाता है। शैवालों में हरित लवक पाया जाता है तथा यह अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? वह चेचक होता है। ऑप्शन ए सही है। चेचक या स्मॉल पॉक्स रोग विषाणु के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है तथा क्षय व हैजा रोग जीवाणु के कारण होती है। निम्न में कौन सा परजीवी नहीं है? वह घरेलू मक्खी या परजीवी नहीं है, बाकी जू, मच्छर, किलनी ये सभी परजीवी हैं। घरेलू मक्खी परजीवी नहीं है जबकि जू, मच्छर तथा किलनी परजीवी जंतु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? वह पोलियो विषाणु के द्वारा होती है। ऑप्शन सी सही है। पोलियो अथवा शिशु अंगघात विषाणु से होने वाली बीमारी है। प्रायः छोटे बच्चे इस बीमारी से संक्रमित होते हैं। यह पोलियोमियलिटिस नामक विषाणु से होता है। टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नामक जीवाणु से, गोनोरिया निसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से तथा हैजा वाइब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? वह होता है HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। बी ऑप्शन सही है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। मानव शरीर में यह आमाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी ग्रंथियों से स्रावित होता है। इन ग्रंथियों की कोशिकाओं को आत्यंतिक कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जो गैस का नियंत्रण करते हैं, वह उसे कहते हैं अपत्रिण। बी ऑप्शन सही है। शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जो अपत्रिण या खरपतवार का नाश करती है तथा उनके फैलाव को नियंत्रित करते हैं। जैसे 2,4-D क्या एक खरपतवार नाशी है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। वह तनाग्र को छोड़कर बाकी पोयम को है, मज्जा को है, कार्टेज को संक्रमित करता है, लेकिन तनाग्र को छोड़कर यह सबको नष्ट करता है। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, डायलेक्सिया किससे संबंधित है? यह बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। डायलेक्सिया बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से संबंधित बीमारी है। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? उसे फ्लैजिला कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? वह मीजल दूषित पानी के कारण नहीं होता है, बाकी हैजा, टाइफाइड और पीलिया दूषित जल के माध्यम से फैलते हैं, लेकिन मीजल दूषित पानी के कारण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? वह हेपेटाइटिस। ऑप्शन डी सही है। यह विषाणु के कारण होती है। हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित यकृत रोग है। यह यकृत को प्रभावित करता है। यह दूषित जल, रक्तदान अथवा संक्रमित सुई से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। यह लेग्यूमिनस पौधों में पाए जाते हैं, अर्थात दलहनी फसलों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही है। लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में सामान्यतः नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन का यौगीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। बैक्टीरियम प्रत्येक मिनट में विकसित होता है तथा 1 घंटे में वह 1 कप को भर देता है। आधे कप को भरने में कितना समय लगेगा? तो ऑप्शन सी सही है, 59 मिनट लगेगा। प्रत्येक जीवाणु कोशा विभाजन द्वारा तेजी से विभाजित होकर विकसित होती है। यह प्रत्येक विभाजन में अपनी संख्या दोगुनी कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक वायरस किसी मनुष्य के अंग में प्रति सेकंड अपनी संख्या का 3 गुना हो सकता है, तब 28 तथा 30 सेकंड पर वायरस की संख्या का अनुपात क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। 1:9 होगा। ऑप्शन सी सही है। एक वायरस किसी मनुष्य के अंग में प्रति सेकंड अपनी संख्या का 3 गुना हो जाता है। माना 28 सेकंड में वह अपनी संख्या यस कर लेता है, 29 सेकंड में संख्या 3x हो जाती है, 30 सेकंड में संख्या 9x हो जाती है। 28 तथा 30 सेकंड पश्चात वायरस की संख्या का अनुपात x/9x हो जाता है। इस प्रकार 1:9 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए सही है, RNA पाया जाता है। सर्वप्रथम खोजा गया पादप विषाणु TMV था। पादप विषाणु का संवहन प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है। अधिकांश पादप विषाणु में सिंगल अथवा डबल स्ट्रैंडेड RNA ही पाया जाता है, जबकि कुछ पादप विषाणुओं में सिंगल अथवा डबल स्ट्रैंडेड DNA भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकृति में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन मुख्यतः कार्बनिक नाइट्रोजन, अमोनियम आयन NH4+ आयन, नाइट्रेट आयन NO3- आयन तथा नाइट्रोजन गैस के रूप में पाई जाती है, लेकिन कुछ जीवाणु एवं शैवाल को छोड़कर इसका सीधे प्रयोग
गैसीय नाइट्रोजन का जीवधारियों द्वारा प्रयोज्य रूपों में परिवर्तन करने के लिए प्राकृतिक स्थिरीकरण आवश्यक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम बैक्टीरिया की भूमिका अहम होती है। इनमें से कौन कीट भक्षी पौधा नहीं है? वह है हार्नवर्ट या कीट भक्षी पौधा नहीं है। डी ऑप्शन सही है। बाकी पीचर प्लांट, ब्लैडरवर्ट, बटरवर्ट ये कीट भक्षी पौधे हैं, जबकि हार्नवर्ट कीट भक्षी पौधा नहीं है। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। हार्नवर्ट कीट भक्षी पौधा नहीं है। यह एक गैर समवानी ब्रायोफाइट पौधा है जो विशेषता आर्द्र एवं नम स्थानों में ही पाया जाता है। दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब इससे आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।